कैसे हैं आप। मैं रागिनी फिर से आपके बीच आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हम पढ़ रहे थे अध्याय 5 में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैनिक शासन दोनों का चलता रहा। आज हम पढ़ेंगे श्रीलंका और नेपाल में लोकतंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नेपाल में लोकतंत्र। नेपाल जो है हिंदू राज्य था और शुरू से ही वहां पर संवैधानिक राजतंत्र चलता रहा था। ठीक है, लेकिन जो जनता थी वो आम जनता और कुछ नेता थे, राजनीतिक पार्टियां थी, वो चाहती थी कि लोकतंत्र की रास्ता जो है खुले। पर जो शासन था, जो राजा थे, उन्होंने सेना के द्वारा काफी नियंत्रण बना रखा था और उन्होंने लोकतंत्र की राह को अवरुद्ध कर दिया था। लेकिन 1990 में एक प्रबल आंदोलन हुआ लोकतंत्र के समर्थन में और राजा को झुकना पड़ा और उन्होंने एक संविधान, लोकतांत्रिक संविधान की मांग को जो है मान लिया था। लेकिन जो सरकारें रही लोकतंत्रात्मक, उनका कार्यकाल जो है बहुत छोटा रहा, बहुत संघर्ष भरा रहा और बहुत समस्याओं से घिरा रहा। 1990 के दशक में जो माओवादी हैं वो बहुत ज्यादा प्रभाव जमाने में सफल हो गए थे लोग उसमें नेपाल में, और उन्होंने सरकार राजा के खिलाफ और जो शासन था उसके खिलाफ जो है एक आंदोलन करना चाहते थे, सशस्त्र विद्रोह उनके साथ करना चाहते थे। तो इस तरह से 2002 में जो है उनके बीच में जो था थोड़ा बहुत था, तो राजा ने जो है संसद को भंग कर दिया 2002 में। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 1990 में जो है लोकतंत्रात्मक संविधान की बात मान ली गई, है ना। और माओवादियों को लोकतंत्र सरकार का समय जो है कम समय तक रहा और माओवादियों का प्रभाव 1990 तक बहुत ज्यादा बढ़ गया था और माओवादी राजा की सेना के बीच जो है हिंसक संघर्ष शुरू हो गया और लोकतंत्र समर्थकों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष था। एक तरफ कौन थे, जो लोकतंत्र समर्थक, एक अलग वर्ग था जो आंदोलन में कार्यरत था, और माओवादी थे और राजा। तो त्रिपक्षीय संघर्ष उन दोनों के बीच में रहा और 2002 में आके राजा ने जो है संसद ही भंग कर दी, यानी थोड़ा बहुत जो लोकतंत्र वहां लागू था उसको भी समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद जो है संवैधानिक राजतंत्र जो चलता रहा। लेकिन फिर उस जनता जो है चुप नहीं बैठी और उन्होंने आगे भी अपने आंदोलन को जारी रखा और 2006 में एक बहुत देशव्यापी आंदोलन हुआ था लोकतंत्र के समर्थक में। और उसमें जो लोग थे वो थे, तो 7 पार्टी अलायंस था, जो 7 राजनीतिक दल थे, उनने मिलकर काम किया था। अप्रैल 6 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए और राजा ज्ञानेंद्र को बाध्य होकर भंग संसद को फिर से बहाल करना पड़ा था 2006 में। ठीक है, और लगभग ये अहिंसक था ये आंदोलन। और इसमें जो है कौन कौन शामिल था, 7 पार्टी अलायंस, यानी 7 राजनीतिक दलों का गठबंधन था। 7 राजनीतिक दल थे इनमें और माओवादी थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये 3 तरह के लोग जो है मिलकर विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके आगे राजा ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा और 2006 में संसद को फिर से बहाल करना पड़ा, जो कि 2002 में भंग कर दी गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2006 से वहां पर लोकतंत्र की राह आसान हुई और संविधान की मांग की गई कि एक नई संविधान सभा हो। तो पहली संविधान सभा विफल रही। दूसरी संविधान सभा ने जाके वर्तमान में अब 20 सितंबर 2015 को संविधान का निर्माण हुआ और अब जो हिंदू राज्य था, पहले हिंदू राष्ट्र था नेपाल, अब वो अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और इस तरह से देखते हैं कि कैसे नेपाल में लोकतंत्र बहाली वहां पर हुई और वर्तमान में लोकतंत्रात्मक शासन है। लेकिन फिर भी वहां जो माओवादी थे वो चाहते थे कि ज्यादा आर्थिक और सामाजिक बुनियादी जो चीजें हैं वो लागू हो, लेकिन जो 7 पार्टियां थी वो उसके लिए पूरी तरह से सहमत हो, यानी सभी में सामंजस्य होना जरूरी नहीं था। और इस दिशा में नेपाल में जो है अद्वितीय कार्य हुआ था इन पिछले वर्षों में, 90 से लेके तो 2006 से लेके तो 2015 तक। और 2015 में अंततः वहां पर संविधान का निर्माण हुआ और जो प्रधान राष्ट्रपति है उसको राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया गया है और प्रधानमंत्री को सारे कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया। तो इस तरह से वहां पर लोकतंत्र की बहाली हुई है। आगे हम देखते हैं श्रीलंका। अगला जो हमारा देश है वो है श्रीलंका। तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था और जैसे भारत में स्वतंत्रता के साथ ही लोकतंत्र स्थापित हुआ, वैसे ही पूरे दक्षिण एशिया में भारत के अलावा सिर्फ श्रीलंका ऐसा देश है जहां स्वतंत्रता के समय से ही लोकतंत्र कायम है। हालांकि वहाँ बहुत अच्छा विकास किया है, आर्थिक वृद्धि दर भी पाई है और विश्व स्तर पर भी अपना नाम कमाया, लेकिन
श्रीलंका जो है वो संघर्ष से रहित नहीं है। वो ऐसा नहीं कि उसमें पूरी तरह शांति, हरियाली, खुशहाली है। जो श्रीलंका है उसको अलग तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। उसके यहाँ जातीय संघर्ष था। जातीय संघर्ष किसके बीच में था? जो भारतीय मूल के तमिल लोग हैं, वहाँ पर तमिल जाति पाई जाती है, और वहाँ के स्थानीय सिंगली जाति, दोनों में संघर्ष चलता है। क्योंकि सिंगली ये सोचते हैं कि श्रीलंका हमारा है, हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, और ये तमिल बहुत बड़ी संख्या में आके बस गए, इनकी वजह से हमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है, इनको अपना हिस्सा देना पड़ता है। और वो नहीं चाहते कि तमिलों के लिए ज़्यादा स्वायत्ता, ज़्यादा अच्छा विकास का काम हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तमिल हमारे ऊपर आयातित है, जबरदस्ती थोप दिए गए हैं, यहाँ के तो है नहीं। इस तरह से तमिल जो जाति है वो बहुत बड़ी संख्या में, न सिर्फ स्वतंत्रता से पहले बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में जाकर तमिल लोग बसे हैं श्रीलंका में। और उसका कारण यही है कि श्रीलंका और तमिलनाडु जो प्रदेश है बिल्कुल मिला हुआ है, एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो जब मैं वहाँ पर गई थी एक बार, तो रामेश्वरम जो है वहाँ धनुषकोडी सबसे आखिरी बॉर्डर है श्रीलंका और भारत के बीच में। तो वहाँ मेरे मोबाइल में आया था वेलकम टू श्रीलंकन नेटवर्क, यानी अपने भारत के जो आखिरी छोर है धनुषकोडी से आप खड़े होंगे तो श्रीलंकन नेटवर्क कनेक्ट होता है, इतना पास है। वहाँ समुद्री सीमाएं मिली हुई हैं, पता नहीं कब भारत शुरू हो जाता है, कब श्रीलंका शुरू हो जाता है, समुद्र के बीच में, जल के बीच में से। तो इस तरह से तमिल लोग जो हैं वहाँ मछली पकड़ने जाया करते थे। और सबसे पहले ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश लोग हैं वो चाय की खेती के लिए और कामकाज के लिए मजदूरों के रूप में तमिलों को वहाँ ले गए थे, वहीं पे स्थापित किया था, और वर्तमान में वो वहीं रह रहे हैं। तो एक उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है श्रीलंका का, वहाँ पर ये बसे हुए हैं, और अपनी मांगों को लेकर इनके अंदर असंतोष था कि हमारे जो है सुनी नहीं जाती, हम यहाँ कितने समय से रह रहे हैं, और लगभग कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी पीढ़ियाँ वहीं बीत गई, फिर भी श्रीलंका में उनको उचित सुविधाएं नहीं है, पूरी बराबरी का दर्जा नहीं है, ऐसा उनका मानना है। तो वो भी असंतुष्ट हैं और वो सरकार के खिलाफ संघर्ष करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चूंकि ये समस्या तो शुरू में जैसे ही आज़ाद हुआ वैसे ही समस्या शुरू हुई थी जातीय संघर्ष की, लेकिन एक प्रभाकरण नाम के व्यक्ति जो थे उन्होंने तमिल ईलम की यानी अलग राष्ट्र, तमिलों के लिए अलग राष्ट्र की मांग रखी, और उसके लिए उन्होंने 1983 में तमिल लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिट्टे का गठन किया है ना। और प्रभाकरण ने इसका गठन किया, और ये लोग संघर्ष और हिंसा का सहारा लेते थे। इंटरपोल के द्वारा जो इसका संगठन है उसको आतंकवादी घोषित किया गया था। हाँ, प्रभाकरण के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे थे, अपराध को लेके, हिंसा को लेके, हत्याओं को लेके, है ना, और उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। और सभी कई देशों को उसकी तलाश थी इस तरह से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हुआ। तो 1987 में चूंकि तमिल वहाँ पर के जो कि भारतीय मूल के हैं, तो जो तमिलनाडु प्रदेश के जो तमिल लोग हैं उनकी मांग थी भारत सरकार से कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और वहाँ जो सफर कर रहे हैं तमिल लोग उनकी आवाज़ को उठाए। तो इस बारे में भारत सरकार ने कई बार प्रयास भी किया, श्रीलंका सरकार से बातचीत भी की, और इसी क्रम में 1987 में 1987 में एक समझौता हुआ और भारतीय सरकार ने अपनी सेनाएं भी की। 1987 में भारतीय शांति सेना जो है श्रीलंका में गई, ठीक है, लेकिन यहाँ ये उल्टी चाल पड़ गई। श्रीलंका में सेना भेजी थी शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन जो तमिल लोग थे उनको लगा कि हमारी सरकार ने, यानी हमारा जो मूल देश है वहाँ की सरकार ने हमारे लिए ही सेनाएं भेजी हमें मारने के लिए। और उधर जो सिंगली लोग थे उनको ये लगा था कि भारत सेनाएं भेज रहा है यानी हमारे आंतरिक मामलों में दखल कर रहा है, तो ये संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है। तो तमिल और सिंगली दोनों ही इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, और कहीं ना कहीं जो है भारतीय जो शांति सेना थी उसको सरकार प्रभाकरण ने बना रखी थी। वहाँ पर पूरा जो उत्तर पूर्वी एरिया है वहाँ पर जाफना में हालांकि बहुत सारी कार्रवाई की गई थी शांति सेना के द्वारा, बम गिराए गए थे, सब किया जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ समय तक शांत रहे, फिर से वापस आ गए। और 2009 में एक बड़ा परिवर्तन आया, चूँकि लिट्टे बहुत प्रतिबंधित हो गया था कई देशों द्वारा और प्रभाकरण की डिमांड कई देशों की सरकार कर रही थी। तो अंत में 2009 में, है ना, 2009 में जो है प्रभाकरण की मृत्यु की घोषणा कर दी गई श्रीलंका सरकार द्वारा। वहाँ के जो लिट्टे प्रमुख थे दूसरे, उन्होंने कहा कि अब प्रभाकरण और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। और इस तरह से जो
जो हिंसक प्रदर्शन था उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन श्रीलंका की ये समस्या खत्म नहीं हुई है, वो संघर्ष बरकरार है, लगभग चलता रहता है। और इसी बीच में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जो है बातचीत करता है मध्यस्थ के रूप में दोनों पक्षों से, और वार्ता के द्वारा ही ये चीज़ें संभव होंगी। कहाँ तक हो पाएंगी ये आगे भविष्य में तय होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सब चल रहा था, जाति संघर्ष चल रहा था, इतनी बड़ी चीज़ें झेल रहा था, लेकिन श्रीलंका ने फिर भी अपनी आर्थिक वृद्धि में काफ़ी बढ़ोतरी की और जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने में वो प्रथम स्थान पर है। जो विकासशील देश हैं उनमें वो प्रथम स्थान पर है अपनी जनसंख्या नियंत्रण में। और आर्थिक वृद्धि दर भी कई वर्षों तक जो है दक्षिण एशियाई देशों में उसकी आर्थिक वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय जो है वो काफ़ी अच्छी रही, उसमें प्रथम रहा है। तो कहने का अर्थ है कि ये सब संघर्ष अपनी जगह है, पर श्रीलंका ने लोकतंत्र को संवारा है, लोकतंत्र का संवर्धन किया है और ये आर्थिक उदारवाद को लागू करने में दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहला जो था वो श्रीलंका ही था। तो इस तरह से श्रीलंका की जाति समस्या वहाँ चल रही है, फिर भी लोकतंत्र कायम है, लेकिन सिंगली और तमिल लोगों की जो समस्या है वो बरकरार है और कहीं ना कहीं भारत भी इससे प्रभावित होता है। जो राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री की, उसमें जिन्होंने शांति सेनाएं गई थी, कहीं ना कहीं ये वही खामियाजा था। शांति सेनाएं जब गई थी तो तमिल लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश था, उनको लगा था कि हमारी सरकार ने हमारे साथ ही धोखा किया